हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरवाइव त्रिवेदी। जल्दी से आ जाएं। आज हम लोग अगली क्लास करेंगे एनिमल किंगडम की। और अभी तक हम लोगों ने पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ट्यूनोफोरा के बाद स्केलमेंथी, प्लेटियलमेंथी, एस्केलमेंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तक की यात्रा हम लोग कर चुके हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, और इसके बाद वन शॉट में हम आपको कॉर्डेटा लेके आएंगे। तो चलिए आज की बात को स्टार्ट करते हैं अब फाइलम मोलस्का के साथ। अगर फाइलम मोलस्का की बात की जाए तो हमेशा की तरह बेटा एक बात, टर्म एक्सप्लेनेशन कि इसको मोलस्का कहा क्यों जाता है। बेटा मोलस्का जो शब्द है ये बना मोलस्कम से, और इस मोलस्कम का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। यानी बहुत कोमल शरीर वाले, सजीवों को इसके अंतर्गत रखा गया। दूसरी बात एक और यहां पर हम बताना चाहेंगे आपको इंट्रोडक्शन में कि सबसे बड़ा फाइलम था हमारा आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई फाइलम है नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेटा ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है। सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगर किसी फाइलम में सजीव आते हैं तो वो है हमारा मोलस्का। अब ये रहते कहां है? हैबिटाट की बात की जाए, अब तक तो मीनिंग याद हो गए ना कि हैबिटाट का मतलब क्या था। ये एम्फीबियंस होते हैं। दरअसल ये एम्फीबियंस का मतलब ये है कि सूखे में भी रह लेते हैं, टेरेस्ट्रियल है, स्थली, और ये एक्वेटिक भी हैं, जल में भी निवास करते हैं। और एक्वेटिक में भी दोनों जगह पे रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर। मतलब नदी, तालाब, झील, पोखर सभी जगह पाए जाएंगे, और इसके साथ ही साथ समुद्री जल में भी पाए जाएंगे। मरीन वाटर का मतलब समुद्री जल। तो बच्चों अभी तक तीन बातें हमने समझी कि मस्कुलर मोलस्कम का मतलब शॉर्ट बॉडी, कोमल शरीर वाले, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, दुनिया का सबसे अधिक जंतु रखने वाला नंबर 2 का फाइलम या संघ, निवास स्थान के आधार पर स्थली, एक्वेटिक, और इक्वेटिक में भी ये दोनों स्थान पर रहते हैं, स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं।
अब अगर बात करें हम तो इनमें ऑर्गन सिस्टम, ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब अंग तंत्री, और अगर हम बात करें सिमेट्री की तो सिमेट्री इनकी होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल बोले तो द्विपार्श्व सम्मति। एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। त्रिकोरिकी यानी भ्रूणीय अवस्था के दौरान इक्टो, मीजो और इंडोडर्म तीनों बनते हैं। सीलोम की बात की जाए, देहगुहा की बात की जाए तो सीलोमेट है, मतलब वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चन हैं और सभी फाइलम में आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहां से बात को समझने का प्रयास करें। अगर इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये दिखते कैसे हैं, इसके लिए पहले बात समझ लो आप कि बॉडी इतनी इनकी सॉफ्ट है कि इनके शरीर के बाहर एक कैल्केरियस सेल पाया जाता है। इसका मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच। कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है। कैसे? अभी तक आप इमेजिन नहीं कर पा रहे बना कैसा होता है। चलो बना के दिखाते हैं आपको हम। ये इस तरीके से बाहर से दिखाई देते हैं ऐसे। और ये जो आप देख रहे हो ना, यही इसका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच है, शेल। इसके अंदर ये लिविंग्स इसके अंदर घुसा होता है। अब अगर कवच फोड़ दिया जाए तो ये कैसे दिखेगा? अगर कवच फोड़ करके देखें हम तो इस कवच के अंदर जो बॉडी है वो इस तरीके से हेड, मस्कुलर, हैंड और विसरल फूट के रूप में बटा रहता है। लेकिन ये सेगमेंटेड नहीं है, अखंडी होते हैं, सब एक ही में जुड़ा हुआ। क्या क्या जुड़ा रहता है एक में? देखो बाहर से अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ये जो दिख रहा है ना, ये आपको पाइला ग्लोबोसा है। इसको हम कहते हैं हिंदी में घोंघा, शंख। शंख देखा जो बजाने वाला शंख होता है, वो भी इसी फाइलम का सदस्य। ऑक्टोपस, वो भी इसी का सदस्य। ऑक्टोपस पे कवच नहीं होता। तो शरीर इनका 3 भागों में बटा हुआ, लेकिन कैसा है? अनसेगमेंटेड।
बोले तो अखंडी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इसके बाद अब इसको मैंने क्या किया, इसका कवच हटा दिया और कवच हटाने के बाद ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। कैसे दिख रहा? अभी हमने आपको बोला, इसको जरा फ्रंट पे लीजिए आप, ऐसे। यहीं पर बात समझने वाली बात, पूरी बॉडी के ऊपर इसके जो है एक पिलपिला लेयर पाया जाता है, स्पंजी लेयर पाया जाता है। यानी जैसे अपनी बॉडी पर ये स्किन पाई जाती है, ऐसे ही जितने भी मोलस्कन एनिमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक स्किन लाइक स्पंजी लेयर होती है और इस स्पंजी लेयर को हम कहते हैं मेंटल। ये दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं बेटा मेंटल। यह है क्या? स्पंजी लेयर ऑफ स्किन। स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, ऐसे। शरीर के बाहर एक पिलपिली लेयर पाई जाती है, जैसे अपनी बॉडी में स्किन होती है, वैसे ही इनकी बॉडी में की जो स्किन होती है इसको हम कहते हैं मेंटल। इस मेंटल का मतलब वो मेंटल नहीं है। और इसके अलावा ये देखिए यहां पर ये हेड इसके अंदर, और ये जो आपको दिख रहा है ये है फुट। नीचे की तरफ यहां पे जो दिख रहा है ये फुट है, ये चीज, और यहां पर ये हेड। अब इसकी जो वास्तविक संरचना है ये आपके दिमाग में बन नहीं पा रही। ये एक तरीके से ऐसे ऐंठी हुई रचना के रूप में होता है। जैसे तौलिया को निचोड़ने के लिए आप ऐसे कर देते हो ना, तो सारे इसके बॉडी जो ऑर्गन होते हैं वो इस तरीके से ट्विस्टेड होते हैं। इसको हम कहते हैं टॉरिजन। तो ये टॉरिजन स्टेज में पाए जाते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज और आपको दिखाएं कि जैसे ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे। अब इसमें ये इसका हेड, ये इसका हेड है, ये हैम्प हो गया, और ये फुट है। सीधा कर दिया हमने, ठीक। हैम्प का मतलब होता है कुबर, और हेड जानते हो, फुट का मतलब पैर जानते ही हो। ये इसके ऊपर इस प्रकार से एक लेयर है ऐसे, जो ढीले ढाले आवरण के रूप में इसके ऊपर पाई जा रही स्किन की तरह। ये हो गया इसका मेंटल। क्लियर होगा? पीछे की तरफ इसमें एक ये गुहा जैसी रचना पाई जा रही। इस गुहा जैसी रचना को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल गुहा यहां पे, और इस मेंटल गुहा के अंदर एक पंख के समान रचना पाई जाती, ऐसे जैसे पंख लगा होता है ऐसे। फेदर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस इन मेंटल कैविटी, राइट। और ये होते हैं इसके गिल्स। कैसे हैं? पंख के समान गिल्स पाए जाते हैं, फेदर लाइक। ये क्या करते हैं सब बेटा? ये इसके रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ये जो गिल्स है ना, इसके द्वारा ये क्या करता है? श्वसन करता है,
और क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो ये गिल्स जो होते हैं इसके रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। बात समझ में आई कि जो पाइला की बॉडी थी या मोलस्कन की बॉडी होती बेसिकली हेड, हैंड और फुट में डिफरेंशिएट होती है। बॉडी के बाहर एक पिलपिला स्किन होता है, स्पंजी स्किन होता है। इस स्किन को हम मेंटल कहते हैं। पीछे की तरफ इसमें एक मेंटल कैविटी होती है और उस मेंटल कैविटी में गिल्स पाए जाते हैं। और ये जो गिल्स होते हैं बेटा, ये गिल्स इसके श्वसन उत्सर्जन में सहायक होते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब बेटा देखो इसके हेड रीजन पर, यहां पर ये आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रही है? ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, मूछे जैसे एंटीना होते हैं ऐसे टेंटिकल्स होते हैं। ये इसके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और एक बहुत बार जो क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है वो भी समझ लीजिए। इसके माउथ के अंदर, जो मुंह होता है ना, माउथ के अंदर एक रेस्पेनिंग ऑर्गन्स पाया जाता है। कैसा बताया मैंने? रेस्पेनिंग ऑर्गन्स पाया जाता है। अब सर ये क्या होता है? इसे कहते हैं खुरचने वाला अंग। अरे जैसे नारियल घिसते हैं ना, एक मशीन होती घर पे, कद्दूकस बोलते हैं उसको। या तुमने देखा होगा जो आइस के बॉल बना के देता है, बर्फ के गोले चूसने वाला, वो भी मशीन से पहले ऐसे घिसता है उसको रेस्पेनिंग कहते हैं। तो इसके मुंह के अंदर एक रेस्पेनिंग ऑर्गन्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडुला। क्या बोलते हैं इसको? रेडुला। यानी इसकी ये टंग की तरह ऐसे, ये इसके अंदर एक टंग जैसी रचना होती है और उस टंग जैसी रचना पर इस तरीके से इस पर नुकीले दांत पाए जाते हैं ऐसे। और इनके द्वारा ये रेडुला है, जैसे अपनी जीभ होती, जीभ पे दाने होते हैं ना, ऐसे इसकी जीभ को हम रेडुला कहते हैं। और ऐसे इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे उभार पाए जाते, इन्हीं के द्वारा ये भोजन को खुरच खुरच करके खाता है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं रेस्पेनिंग ऑर्गन्स, खुरचने वाला अंग। ये कई बार नीट में क्वेश्चन आया कि मोलस्का में पाए जाने वाले रेस्पेनिंग ऑर्गन्स का नाम क्या होता है? क्या नाम बताया बेटा? रेडुला। और ये क्या करता है? इससे भोजन को, शिकार को खुरच करके खाता है। अब अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं, अर्थात मोनोसेक्सुअल। एक लिंगी। अब अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं तो ओवीपैरस होते हैं। ओवीपैरस का मतलब अंडे देने वाले। डेवलपमेंट कैसा है? अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि लार्वा पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो डेवलपमेंट का इनडायरेक्ट, और जब भी लिखा होता है इनडायरेक्ट का मतलब होता है लार्वा पाया जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, एनसीईआरटी कर लो बस, आपका काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की।
अब सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है बेटा पाइला। देखो इसमें ध्यान रखना, आल्सो कॉल्ड वाली बात बहुत पूछी जाती है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो बेटा इसका दूसरा नाम जो होता है इसको कहते हैं एपिल स्नेल, सेव घोंघा, पिंक टाडा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया, पिंक टाडा। वास्तव में यह क्या है? यह पर्ल ओयस्टर। पर्ल ओयस्टर जानते हो? नहीं जानते हो? पर्ल ओयस्टर का मतलब है, यार इतना तो सुना ही होगा कि सीप में मोती होता है। तो सभी सीप में मोती नहीं होता। जो पिंक टाडा जाति की सीप होती है उसी में केवल मोती बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोती सीप या पर्ल ओयस्टर, मोती सीप। इसके अलावा सीपिया, इसको हम कहते हैं कटल फिश। क्या बोलते हैं इसको? कटल फिश। अब इसकी हिंदी क्या लिखोगे? यही होगी हिंदी इसकी। लोलिगो, स्क्वाड, ये याद करने पड़ेंगे भाई साहब, हमारे लिखने से कुछ नहीं होगा। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम कहते हैं डेविल फिश। इसका हिंदी होता है शैतान मछली। जानते हो क्यों कहते हैं इसको शैतान मछली? क्योंकि इसकी 8 भुजाएं होती हैं और उन भुजाओं से ही अपने शिकार को शैतान की तरह से फाड़ के खाता है। हाँ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं। एप्लेसिया, समुद्री खरहा। एप्लेसिया सी हेयर, इसको बोलते हैं बेटा समुद्री खरहा। डेंटेलियम, टस्क शेल। गूगल पे डाल के देखना, इनके चित्र दिखाई देंगे। यह हाथी दांत की तरह होता है, इसीलिए इसको बोला गया टस्क शेल। और लास्ट में इसको बोलते हैं काइटन। क्लियर हो गई बात सारी? तो ये था आपका फाइलम मोलस्का। क्लास अभी बंद नहीं हुई है, अभी फिर हम बात करेंगे। अभी क्या करते जा रहे हैं? कंटिन्यू, यानी अगले फाइलम की बात करेंगे हम लोग, किसकी? इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है। अब बेटा हमेशा की तरह इस फाइलम का सबसे पहले नाम क्यों रखा गया? देखो यहां पर नाम जो है ये लिखा हुआ है इकाइनोस। कॉन्सेप्ट समझना, जिस दिन जान जाओगे ना साइंस में, उस दिन गोले भरना जान जाओगे। और जब तक याद करते रहोगे तब तक बोर्ड की कॉपियां तो भर लोगे, लेकिन अपने भविष्य के गोले नहीं भर पाओगे। मैंने किसी वीडियो में बोला भी था कि 2 घंटे में 3 कॉपी भरने वाला, 36 पेज लिखने वाला बच्चा जब ऑब्जेक्टिव के एग्जाम देता है, बोर्ड में 92 95 लाता है, लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देता है बेटा तो अपने फ्यूचर के 4 गोले नहीं भर पाता है। सवाल बहुत बड़ा है और आंसर खुद को ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो इस बात को और मैं जानता हूं कि ऐसा क्यों होता है। साइंस कभी भी बेटा रटने से नहीं आती, साइंस हमेशा समझने से आएगी। चलिए, इकाइनो का मतलब होता है स्पिक्यूल्स, यानी कांटे, और डर्मेटा का मतलब होता है डर्मिस, स्किन, त्वचा। इन सभी जंतुओं के शरीर पर इंडोस्केलेटन अंतः कंकाल के रूप में अंदर की तरफ से ऑसिकल्स, कैल्केरियस ऑसिकल्स का मतलब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई पट्टिकाएं कह सकते हो या कंटिकाएं कह सकते हो, पाई जाती, जिसकी वजह से इसका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया। कैसे? जरा देखिए इसको।
अब जैसे इसके अंतर्गत ये सितारा मछली, स्टार फिश, आप जब भी देखते हो तो ये इस तरीके से ऐसे दिखाई देती है आपको। क्यों दिखाई देती है इस तरीके से? क्योंकि इसके अंतःकंकाल में कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए ऐसे उभार पाए जाते हैं, इस तरीके से ऐसे कंटिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं कंटिकाओं की उपस्थिति के कारण इस सजीव को या इस संघ के सभी प्रकार के सजीवों को बेटा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इकाइनोडर्म्स बोलते हैं। ऐसे ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये चीज, ये इसका वास्तव में इंडोस्केलेटन है। क्या है ये? इसका अंतःकंकाल है। और ये अंतःकंकाल किसका बना हुआ है? कैलकेरियस ऑसिकल्स का, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट के रूप में या कंटिका के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। बात समझ गए? अब अगली बात करें कि रहते कहां हैं। अगर हैबिटाट की बात की जाए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने हिंदी बताई थी इसकी, तो सभी के सभी मरीन हैं। इसका मतलब है सभी के सभी बेटा समुद्री हैं। अगर बात करें अपन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अंगतंत्री स्तर का शरीर पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर समझ ले सिमेट्री से। सममित की अगर बात की जाए, तो कोई ये पकड़ा करो कि क्वेश्चन आता कहां से। क्वेश्चन जैसे ये वाला पूछा जा सकता है, इसका जो एडल्ट होता है वयस्क, इसकी सिमेट्री हमेशा रेडियल होती है। कैसी है? रेडियल। और ये सममिति पाई जाती है। और जो इसका लार्वा होता है, लार्वा में बाइलेटरल होती है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें कि एकमात्र ऐसा फाइलम है जिसमें दो तरीके की सिमेट्री पाई जाती है, एक रेडियल सिमेट्री और दूसरी बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर हो गई बात? अब अगर हम बात करें इसके डाइजेशन की, क्योंकि सिस्टम ग्रेड है, पाचन तंत्र की अगर बात की जाए, तो पूर्ण विकसित प्रकार का पाया जाता है कंप्लीटेड विद, कंप्लीट आहार नाल पाई जाती है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी,
क्या खास बात ध्यान रखनी है कि जैसे ये सितारा मछली है थोड़ा सा चपटी टाइप की है, तो एक सतह इसका वेंट्रल सरफेस हो गया, अधर तल हो गया, और दूसरा वाला हो गया क्या, डॉर्सल सरफेस या पृष्ठ सतह हो गई। तो जो वेंट्रल सरफेस है इसका, इस पर माउथ होता है एक तरफ और दूसरी तरफ इसमें एनस होता है। माउथ किधर बताया मैंने, अधर तल पर। वेंट्रल साइड पे इसका माउथ पाया जाएगा और डॉर्सल साइड पर पृष्ठ सतह पर इसका एनस या गुदा पाई जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। एक और खास बात, इस फाइलम के अंतर्गत एक खास बात कि इनमें वाटर वेस्कुलर संवहन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये इसका स्पेसिफिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। स्पेशल फीचर क्या है इसका, इसका स्पेशल फीचर है बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पाया जाना। अब आप सोच रहे हैं ये क्या होता है। देखिए जैसे ये स्टारफिश है, सपोज करो ये स्टारफिश है, इस तरीके से ऐसे, इसकी बॉडी में इस तरीके से एक नलिका प्रणाली तंत्र पाया जाता है। ऐसे इस तरीके से बॉडी के अंदर ऐसे नलिकाएं पाई जाती है, ऐसे। इन्हीं में ये पानी को भर करके और निकाल करके अपने शरीर की कई सारी क्रियाओं को कंप्लीट करता है, और इससे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र ये इस फाइलम की विशेषता है, यूनिक फीचर। जैसे अभी हमने लार्वा वाली बात की कि बायलेटरल और रेडियल, ऐसे ही ये कैनाल सिस्टम नहीं है पोरीफेरा का, ये एक अलग प्रकार का सिस्टम है जिसे हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम या जल संवहन तंत्र। ये पानी को भरता है तो सीधा हो जाएगा, और जब पानी निकाल देगा तो ऐसे, और इस प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे चलता है। इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम से इसको लाभ क्या हो रहा है, लोकोमोशन यानी प्रचलन। दूसरा क्या लाभ होता है बेटा इसको, फूड कैप्चर। इसके द्वारा ये भोजन पकड़ता है। और भोजन का संवहन भी करता है। इसके अलावा एक काम और करता है, ये रिस्पायरेशन करता है। इससे रिस्पायरेशन बोले तो श्वसन करेगा। और एक खास बात ये कि इन जंतुओं में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, यानी उत्सर्जन के लिए अलग से कोई अंग नहीं होता है। उत्सर्जन तंत्र अनुपस्थित होता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इतनी बात आप समझ गए। अब चलो इनकी हम अगर बात करें प्रजनन की, तो सेक्स सेपरेट मतलब एक लिंगी,
फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की बात करें तो एक्सटर्नल बाह्य निषेचन होता है। इनके डेवलपमेंट की बात करें तो अगर डेवलपमेंट की इनके बात करोगे तो इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लार्वा पाया जाता है, और वो कैसे स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है, फ्री स्विमिंग। बात समझ में आ गई बेटा? अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत एस्टेरियास या सितारा मछली आती, इकाइनस, एंटेडॉन, कुकुमेरिया या समुद्री खीरा, और फ्यूरा या समुद्री तारा इनको रखा गया। देखो इसमें फाइलम में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं अपनी। तो बेटा ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई भी आदमी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, इवन मैं भी, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी ही पड़ेगी। अब हम लोग बात करेंगे अगले फाइलम हेमिकार्डेटा की। देखिए हेमिकार्डेटा का मतलब क्या है? हेमी शब्द जो प्रयोग किया गया, हेमी का मतलब होता है फॉल्स, असत्य, और कॉर्ड का मतलब होता है एक्सिस, अक्ष। तो ये ऐसे जंतु हैं जिनके शरीर में झूठी अक्ष पाई जाती है, कार्डेटा में वास्तविक होती है, इसलिए उसको कार्डेटा एक्सिस वाले कहते हैं। अब अगर इसकी बात करो तो फाइलम हेमिकार्डेटा को इसीलिए कहा गया क्योंकि इनमें जो एक्सिस होती है वो फॉल्स होती है। अर्लियर कंसीडर्ड अ सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा, प्रारंभिक तौर पर इसे कार्डेटा संघ के सब फाइलम के रूप में पढ़ा जाता था। कार्डेटा के सब यानी उपसंघ के रूप में पढ़ा जाता था। आज इसे एक अलग से फाइलम के रूप में पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं हेमिकार्डेटा। Body is cylindrical and composed of an anterior proboscis, collar and long trunk. दिखा दें आपको कैसी होती। इनका जो शरीर होता है वो इस प्रकार से, ये इस तरीके से दिखाई देगा। सबसे बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ ये प्रोबोसिस, प्रोबोसिस बोले तो सुंडिका, सूंड जो हाथी के होती। इसके बाद ये वाला हिस्सा इसका कहलाता कॉलर, इसको हिंदी में भी कॉलर समझ लो। और नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको कहते हैं ट्रंक, झाड़। तो जितने भी इस प्रकार के सजीव होते हैं जिनको इसके अंतर्गत, ये जो सामने बना ये बेलानोग्लासिस है, यानी इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है, प्रोबोसिस या सुंड, कॉलर और ट्रंक। इस प्रकार से ये दिखाई देते।
तो बॉडी सिलेंड्रिकल इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड बॉडी एंड लॉन्ग ट्रंक, हैव ए रेडिमेंट्री structure in the collar region called stomachard, a structure similar to notochord। देखो इसी करेक्टर की वजह से बहुत सालों तक इसको हम लोग क्या मानते रहे, इसको हम मानते रहे कि ये भी कॉर्डेट्स है, और इसको कॉर्डेट के सब फाइलम में पढ़ते थे। ये क्या रही लाइन, ये जरा समझो आप बोर्ड में। जैसे इसका ये प्रोबोसिस है, ये प्रोबोसिस है, अभी आपको बताया मैंने, ऐसे प्रोबोसिस है। इसकी प्रोबोसिस में इस प्रकार से एक अवशेषी के रूप में एक छोटी सी एक्सिस पाई जाती थी। इस एक्सिस को हम कहते थे स्टोमोकॉर्ड, और इसी स्टोमोकॉर्ड जो थी ये नोटोकॉर्ड के समान थी, और इसी स्टोमोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण इसको एक्सिस बियरिंग लिविंग्स के अंतर्गत रखा जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये मामला गड़बड़ है। जब मामला गड़बड़ है तो इसे उठा के अलग जगह रख दिया गया। अब अगर इनकी बात करें हम कहाँ रहते हैं, तो बेटा ये समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समुद्री है। कैसे हैं ये समुद्री है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अंगतंत्री। सिमेट्री कैसी है, तो द्विपार्श्व सममित। त्रिकोणिकी, वास्तविक देवगुहा वाले, और अगर परिसंचरण की बात करें तो खुला प्रकार का। इसके पहले मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा में। रिस्पिरेशन की बात करें तो गिल से करते हैं। जितने ज्यादा आप शॉर्ट नोट बनाना सीख जाओगे उतने आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंगतंत्री, सिमेट्री कैसी, द्विपार्श्व सममिति, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, त्रिकोणिकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलो कैसी है, सीलोमेट टाइप में वास्तविक देवगुहा पाई जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन टाइप, खुले प्रकार का। श्वसन कैसे करते हैं, बाई गिल्स। अब अगर अपन बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है। सुंडिका में ग्रंथि होती है, उससे उत्सर्जन करते हैं। सेक्स कैसा है, एक लिंगी है। निषेचन कैसा है, एक्सटर्नल बाह्य है। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है, यानी लार्वा पाया जाता है। बार बार वही चीजें आ रही। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर दो प्रकार के सजीव आते हैं। एक तो मेलानोग्लासिस जो अभी बना के दिखाया था, और दूसरा आता है सर्कोग्लासिस। तो बच्चों इसी के साथ आज के आपके तीनों फाइलम समाप्त हुए, और मैं आशा करता हूं कि 11 अप टू टारगेट तक की जितने भी सवाल थे एनसीईआरटी लेवल के, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको क्लियर कराई गई। और अब केवल आपका एक लेक्चर बचा है कॉर्डेटा, तो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। और पूरा कॉर्डेट्स एक ही बार में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा और फिजिकली भी तैयार रहिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। बात समझ गए? तो फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।